गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं आसियान कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस नोट्स के स्लाइड्स में आप ध्यान से देखिए कि आसियान की जो स्थापना थी वो वियतनामी संकट, कंबोडिया संकट और इस क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए की गई थी। ठीक है, किस किस के बीच? वियतनामी संकट और कंबोडिया संकट, और इनके जो आपसी क्षेत्र थे उनके बीच जो संबंध है उन्हें स्थापित करने के लिए, जिसका प्रतीक चिन्ह दोनों देशों के बीच एकता को दर्शाता है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। ठीक है, और इसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। तो अगर आप आसियान के बारे में लिखते हैं परिचय में, तो परिचय करके लिखें ब्रैकेट में परिचय। परिचय में क्या क्या बताना है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। फिर आप बताएंगे कि किस किस के बीच सबसे पहले जो संबंध स्थापित करने के लिए, जैसे कि वियतनामी संकट और कंबोडिया संकट। फिर आप बताएंगे कि इसके जो सहयोगी राष्ट्र थे वो। तो 3 चीज़ें इसके परिचय में आपको बतानी है। अब बात करते हैं हम आसियान के स्थापना के उद्देश्य की। तो इसका जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि इसके जो सदस्य देश हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, किस किस को? आर्थिक सहयोग करना, यानी कि धनराशि अगर चाहिए तो वो सहयोग करना। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। जिन देशों में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देना, क्योंकि किसी देश का जो अनुसंधान होता है वो सभी देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। फिर है विभिन्न देशों के मध्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना, जैसे कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। सारे देशों के बीच शांति और सुरक्षा, आतंकवाद से या किसी और क्रियाओं से सुरक्षा स्थापित करना। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है सहयोगी देशों के बीच कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास में सहयोग करना, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग कैसे होगा? जब हम कृषि, व्यापार, उद्योग के विकास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? आर्थिक सहयोग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसी के अगले पॉइंट की। आसियान के अब तक 29 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं इसके सदस्य देशों के साथ। पहले कहा जाता था कि हर साल एक सम्मेलन होगा, लेकिन उसके बाद इसको सदस्यों के आपसी समझौते पर छोड़ दिया गया, वो जब चाहें सम्मेलन करवा सकते हैं। तो आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो 1976 में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली शहर में। 1984 में ब्रुनई इसका नया सदस्य देश बना, तथा वियतनाम को 1995 में और कंबोडिया को 99 में इसका सदस्य बना दिया गया। इसके सदस्य बनने के लिए भी कई सारी जो आर्थिक क्रियाएं वो करना आवश्यक होता है। मान लीजिए वो जो देश है वो विकासशील होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप आसियान के अंदर किसी सदस्य देश को रखते हैं तो उसमें विकासशील होने की प्रवृत्ति बनती है। इसीलिए 24 जुलाई 1996 को भारत को पूर्ण संवाद सहयोगी देश के रूप में स्थापित कर लिया गया। पूर्ण संवाद सहयोगी का मतलब है कि भारत भी जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें अपने विचार रख सकता है। इसके बाद चीन और रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जो कि एक महाशक्ति थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि आसियान का जो सचिवालय है वो जकार्ता में है, और इसका केवल एक ही अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का चुनाव सारे देश मिलकर के कर सकते हैं, या जो महाशक्ति हैं देश, जो मुखिया सदस्य देश हैं इसके, वो इसके अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने इसके 8 पॉइंट किए हैं। सबसे पहले आपको इसका परिचय बताना था आसियान का, और उसके बाद आपको इसके सारे पॉइंट्स बताने हैं। उद्देश्य करके आप विशेषताएं भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे ये उद्देश्य नहीं है इसके। उद्देश्य स्टार्टिंग ये 3 थे और बाद में इसकी सारी विशेषताएं हैं। अब इसके आगे बात करते हैं हम सार्क की। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या संगठन। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि निम्न की व्याख्या करें। उसमें आपको आसियान, ब्रिक्स, सार्क इनके बारे में दे देंगे और कहेंगे कि निम्न में से 2 का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं सार्क के बारे में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में ही एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यानी कि जितने भी देश इसके सदस्य बनेंगे उन सभी में आर्थिक सहयोग जरूर करवाना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। इसकी स्थापना अगस्त 1983 में 7 देशों के सहयोग से की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, तो इसके जो सदस्य थे केवल 7 थे और इसके सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव हैं। इसका जो 8वां सदस्य देश 2007 में जो बना था वो अफगानिस्तान था। वर्तमान में 8 सदस्य देश इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके शिखर सम्मेलन की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आसियान में कुल 29 शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो इसमें देखिए, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर संपन्न हुआ और उस सम्मेलन में सारे देशों के आर्थिक सहयोग पर बात की गई थी कि सभी देशों में जो व्यापार करने के तरीका है उसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए कि संसाधनों का ज़्यादा ह्रास ना हो। 1985 के वर्तमान सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में होना था, लेकिन आतंकवादी हमले के कारण ये सम्मेलन नहीं हो सका, जो कि इसका 19वां सम्मेलन होना था रद्द हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सार्क या दक्षिण के उद्देश्यों की। पहला जो इसका उद्देश्य है वो है एक दूसरे की समस्याओं को समझने, उलझाने और परस्पर विश्वास बनाए रखने के लिए अपना योगदान करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पहले पॉइंट पर दे रखी है आपको कि सारे देशों में एक सहयोग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास रखना ये सबसे बड़े काम है। क्योंकि अगर 2 देश आपस में विश्वास नहीं रखेंगे तो वो जो नियम बनाएंगे उसमें से भी कुछ अपने लिए पर्सनल जो स्वार्थ की भावना होती है उससे संबंधित नियम हो जाते हैं फिर वो। इसलिए पहला उद्देश्य रखा गया कि जो आपसी विश्वास है उसको बढ़ावा दिया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य था दक्षिण एशियाई देशों के मध्य आत्मविश्वास को विकसित करने का प्रयास करना। तो पहला और दूसरा पॉइंट आप साथ में कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग और एकजुटता स्थापित करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मतलब जितने भी इसके सदस्य हैं सभी में एकजुटता होनी चाहिए किसी भी समस्या से निपटने के लिए और सहयोग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। दक्षिण एशिया में परस्पर सहयोग से लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जाएगी। जब व्यापारिक समझौते होंगे या आसान व्यापारिक नियमों को बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, रोजगार सृजन और उससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। 5वां जो हमने आसियान में भी पढ़ा था, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना ताकि नए नए आविष्कार हो सकें। तो इन सारे उद्देश्यों से एक बात स्पष्ट होती है कि सार्क दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी संगठनात्मक ढांचे को निम्न अनुच्छेदों के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 3, 4 और 5 दक्षिण के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का प्रावधान। जो भी शिखर सम्मेलन होगा तो उसके राष्ट्राध्यक्ष का होना जरूरी है। मान लीजिए इसमें 8 सदस्य हैं तो 8 के जो अध्यक्ष हैं जिन्हें सचिव बनाया गया है वो इसमें शामिल होने चाहिए। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के परिषदों का उल्लेख भी इसमें किया जाएगा। अनुच्छेद 5 में ये एक स्थायी समिति के रूप में है जिसमें सदस्य देशों के विदेश सचिव भी शामिल होना कंपलसरी है। स्थायी समिति के रूप में है ये। अनुच्छेद 6 इसमें तकनीकी समितियों का प्रावधान है, क्योंकि हमने कहा था कि इसका जो छठा उद्देश्य है वो क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना। इसलिए अनुच्छेद 6 में तकनीकी समितियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 इसमें कार्यकारी समितियों का प्रावधान है और 8 में दक्षिण सचिवालय का प्रावधान है। सचिवालय से संबंधित निर्णय इसमें किए जाएंगे जो कि अभी काठमांडू में है। अब हम बात करते हैं सार्क के सामने जो मौजूदा स्थितियां हैं या समस्याएं हैं उनकी। पहली समस्या है राजनीतिक अस्थिरता। देखिए इसके जो सदस्य देश हैं वहाँ सभी देशों में जो राजनीतिक नियम हैं अलग हो सकते हैं। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चीन में अलग तरह का शासन चलता है,
रूस में थोड़ा अलग तरह का शासन चलता है। तो सभी देशों में जो राजनीतिक अस्थिरताएं हैं उनसे इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं या व्यापारिक समझौते होते हैं उस पर असर पड़ता है। ये एक समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद की समस्या। जैसे कि हमने पढ़ा कि 2016 में जो शिखर सम्मेलन इस इलाहाबाद में होना था वो रद्द कर दिया गया आतंकवादी हमले के कारण भारत में। ठीक है, तो आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि जब भी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं तो उसे रोकने के लिए आतंकवादी गतिविधियां मजबूत दिखाई देती हैं। तो ये समस्या है। फिर है क्षेत्रीय समस्याएं। क्षेत्रीय समस्याएं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं इसमें शामिल हैं। फिर है शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। किसी राष्ट्र को अल्पविकसित से विकासशील बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना ज़रूरी है। और हमने ये कहा था कि सार्क के जो सदस्य देश हैं वो एक विकासशील राष्ट्र होने चाहिए। तो ये क्या है, सारी इसकी समस्याएं हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सार्क का परिचय, उसके उद्देश्य या विशेषताएं, उसके बाद उसके अनुच्छेद और लास्ट में हमने इसकी समस्याएं पढ़ी हैं। तो सार्क के बारे में काफ़ी कुछ है हमारे पास लिखने के लिए। अब हम बात करते हैं सेफ्टा की, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, साउथ एरिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं दक्षेश के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की थी। कब की थी? 2002 में। ठीक है, तो 2002 में हस्ताक्षर हो चुके थे और हाँ, माना कि समझौते पर हस्ताक्षर करने का वादा किया था, लेकिन यह कुछ समय बाद 2014 में ये हो सका, 2 साल बाद। और उसके बाद यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। तो आप देखिए कि 2006 से 2004 और उसके बाद 2006, यानी कि 2-2 साल के अंतराल पर ये सारे काम हुए और अंत में 2006 में ये जो दक्षिण सेफ्टा था समझौता, ये 2006 से प्रभावित हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं साफ्टा समझौते के उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, पहला उद्देश्य था दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को, यानी कि जो प्रशुल्क होता है, आयातों पर जो कर लगता है, उसको 2009 तक 20% तक कम किया जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की नीतियों के कारण संभव नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियाँ क्या थीं कि उनके देश से जितने भी आयात किए जाएंगे उनको अधिकतम शुल्क देना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो वो चाहते थे कि उनके देश में जो घाटे की पूर्ति है वो सीमा शुल्क के द्वारा की जाए। इसीलिए पहला उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। दूसरा उद्देश्य था कि दक्षिण राष्ट्रों के मध्य आपस का कुल व्यापार उन देशों की जीडीपी का मात्र 1 रुपये के रूप में, जबकि आसियान के राष्ट्रों के बीच यह 10% तक बढ़ा। क्या मतलब है इसका? इन देशों के आपस का जो कुल व्यापार है वो कितना % तक बढ़ना चाहिए? लिमिट थी इसकी 12%। ठीक है, लेकिन उस समय पर मात्र कितना था ये जीडीपी का? 1%। लेकिन जो आसियान के राष्ट्र थे उनके बीच ये 10% तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस चैप्टर में आपके काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है नियोजन, इसकी आवश्यकता और इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। चलिए देखिए, हम देखते हैं नियोजन क्या होता है। तो हमने ये इकोनॉमिक्स वाले उसमें भी पढ़ा है और मैंने आपको ये पहले जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ये करवाया हुआ है। नियोजन क्या होता है? सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही नियोजन है। सोच समझकर, क्योंकि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्लान करते हैं पहले से। ऐसा नहीं कि हम अचानक उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी हम अपने दिमाग में रूपरेखा बनाते हैं वो नियोजन होता है। इसके लिए प्रमुख आवश्यक तत्व, उसमें स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, व्यवस्थित प्रयास होने चाहिए कि हम ये काम कैसे करेंगे, और एक निश्चित समयावधि का होना अनिवार्य है कि हम इस काम को इतने समय में पूरा करेंगे। यानी कि इसका जो प्रबंधन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है नियोजन।
ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग नियोजन के अर्थ को समझने के लिए काफ़ी सारे विचारकों के विचार दिए हुए हैं, जिसमें जो पहली परिभाषा है वो है हडसन के अनुसार, और ये 2 नंबर की आपके आती है एग्जाम में कि हडसन की परिभाषा बताइए। तो देखिए इसमें भावी कार्यक्रम के मार्ग को निश्चित करने के लिए आधार की खोज ही नियोजन कहलाता है। फ्यूचर में हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति किस प्रकार करेंगे उसके आधार को खोजना ही क्या है, नियोजन है। बात करते हैं मिलेट की। मिलेट के अनुसार प्रशासकीय कार्यों के उद्देश्यों को निर्धारित करना और उनकी प्राप्ति के साधनों पर विचार करने को ही नियोजन कहा जाता है। इस मिलेट ने जो परिभाषा दी है वो केवल प्रशासकीय कार्यों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दी है, जबकि इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि हाँ प्रशासनिक कार्यों के ही नहीं होते उद्देश्य, केवल इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिलेट के अनुसार देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर के.टी. शाह के अनुसार नियोजन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, अनुसंधान, व्यापार तथा वित्त की तकनीकी का समायोजन है। अब प्रोफेसर के.टी. शाह ने अपने नियोजन की डेफिनेशन में सारी चीज़ें शामिल की हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, यानी कि उन्होंने अपने देश की बात की, भोग, उत्पादन, अनुसंधान, व्यापार और वित्त की तकनीकी व्यवस्थाओं का एक ऐसा समायोजन है जिनका निर्धारण राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि सारे उद्देश्य कौन पूरे करेगा, सरकार पूरी करेगी। प्रतिनिधि संस्थाएं मतलब मुख्य रूप से सरकार, तो उसे कहा गया है नियोजन। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो योजना बनाने का काम करता है वो कौन करता है, सरकार करती है मुख्य रूप से। जनता के भी विचार उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने विचार देखे, परिभाषाएं, हडसन की, मिलेट की और प्रोफेसर के.टी. शाह की। अब इसके बाद हम देखते हैं नियोजन के उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। संसार की सभी अर्थव्यवस्थाओं ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1950 से भारत की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन को अपनाया भारत ने। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है समृद्धि दर को बढ़ाना, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि बोलें या समृद्धि दर में वृद्धि बोलें, बात एक ही होती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन का पहला उद्देश्य है देश के विभिन्न क्षेत्रों, हमारी जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इन सभी में व्यापार में इतनी तरक्की करना जिनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा आए, और जब पैसा आएगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लानी है, क्योंकि हमारे देश के जो संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, और सीमित संसाधनों के द्वारा इतनी सारी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना एक जटिल काम होता है। इसीलिए जब हम राष्ट्रीय में वृद्धि कर रहे हैं तो साथ में हमें जनसंख्या में भी कमी लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या सीमित होगी तो सभी की आय में वृद्धि करना संभव होगा। नियोजन का जो दूसरा उद्देश्य था वो था आर्थिक असमानता में कमी करना। आर्थिक असमानता का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना है। आर्थिक असमानता क्रांति और संघर्ष को जन्म देती है। अतः नियोजन का उद्देश्य है कि सभी वर्गों का विकास किया जाए, यानी कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को समान वेतन पाने का अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने का अधिकार है, जिसे कहा जाता है आर्थिक असमानता को कम करना। तीसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना है, ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके। सबसे पहली बात कि क्षेत्रीय असमानता होती क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो विकास का अंतर होता है वही होती है क्षेत्रीय असमानता। आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े होते हैं अधिकतर, क्योंकि वहाँ पर इतने आधारित संरचना का विकास नहीं होता। ठीक है, इसलिए नियोजन के अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया कि जिस प्रकार शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाता है, ग्रामीण विकास को भी उतना ही बढ़ावा दिया जाए। चौथा हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है पूर्ण रोजगार की स्थापना करना।
देखिए, पूर्ण रोजगार एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को रोजगार मिल सके। इसीलिए जो हमारा पहला उद्देश्य था साथ में, कि राष्ट्रीय में वृद्धि के साथ हम जनसंख्या में भी कमी लाएं। जनसंख्या में कमी लाने से क्या होगा कि हमारे देश में जितने व्यक्ति हैं वो समान हो जाएंगे रोजगार के। मतलब अगर मान लीजिए 100 करोड़ व्यवसाय हैं हर साल, तो जनसंख्या अगर कम होगी तो हर व्यक्ति को काम मिल सकता है। ठीक है। 5वां उद्देश्य क्या है हमारा? उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करना। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करना होता है, जिससे भूमि, जल, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग करके देश में आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें ये बात नहीं बताई गई कि पूर्ण उपयोग किस प्रकार से किया जाए। देखिए, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए हमारे पास कुछ विशिष्ट तकनीकें होनी चाहिए और उन तकनीकों को काम में लेने का प्रशिक्षण हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने कितने उद्देश्य किए इसके? 5 उद्देश्य।